नमस्कार दोस्तों, लीगल फर्टेलिटी में आप सब लोगों का स्वागत है। तो मैं अपने चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। मेरा नाम अर्पित कुमार इलाहाबादिया है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ और महत्वपूर्ण मार्क जजमेंट, जो कि मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी आप लोगों को बताया था, पढ़ाया था, तो आज मैं आप यहाँ पे नया लेक्चर हम लोग डील करेंगे लैंडमार्क जजमेंट से। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को पसंद आएंगे। अगर पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अर्पित कुमार इलाहाबादिया को अपना कमेंट प्यार आशीर्वाद देते रहें। तो यहाँ मैं चलने से पहले ये कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी भी लक्ष्य के पीछे यदि भाग रहे हैं तो आपकी ह्यूमन क्वालिटी जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है वो कंसिस्टेंसी होती है। जेरमी बेंथम ने एक बार कहा था कि अगर आप पूरी तरीके से जो आपकी कंसिस्टेंसी अगर बेहतर होगी तो आपकी जो ह्यूमन क्वालिटी है वो बेहतर तरीके से निकल के आएगी। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा और हमेशा कोई भी चीज़ हो अपने जीवन में हम्बल रहिए। ये ना सोचिए कि मैं सबसे अच्छा हूँ या मेरे से बहुत अच्छे हैं। आप सब लोगों को यहीं रहना है, यहीं सब छोड़ के जाना है। ज़्यादा कुछ सोचना नहीं, बस पढ़िए। अपने बेरोजगार के लिए, अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए, लाइवलीहुड के लिए हम सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ज्ञान अर्जित करने के लिए बहुत सारा समय बाकी है। कि सत्य मौन इसलिए हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि कुछ बातों का जवाब सिर्फ समय देगा। तो अभी आप कुछ ना बोलिए, अपना मस्त पढ़ाई करिए। जो भी आपके घर परिवार के लोग, बाहर के लोग, आपके रिश्तेदार नातेदार आपको परेशान कर रहे हैं कि क्या करने चल दिए, जज बनेंगे, ये करेंगे, तो अभी उनका सिर्फ समय है। अभी उनको बोलने दीजिए, जब तुम्हारा समय आए तो तब हम लोग जवाब देंगे। तो बस उन्हीं सब उम्मीदों के साथ में आप लोगों को आज बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों को क्वेश्चन लाया हूँ करेंट, जो हमारे पूरे लैंडमार्क जजमेंट है, तो उस पर मैं बात करूँगा और आशा करूँगा कि आप लोगों को पसंद आए। कृपया अगर पसंद आए तो इसका लिस्ट बना लें और इसको याद करते रहें। तो अब हम चलते हैं अपने पहले आज के जजमेंट की तरफ। तो जो हमारा आज का जजमेंट है वो है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। 1963 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रियम्बल है वो पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का एक महत्वपूर्ण अंग है, फीचर है, क्योंकि ये हमको बताता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आइडियल्स क्या हैं। उसके आइडियल्स का मतलब ये है कि उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसका एक जो महत्वपूर्ण पहलू है वो क्या है, किस तरीके से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर वो एक ऑब्जेक्टिव बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, क्यों बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों एक हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके बारे में बात करता है। वो आइडियल्स है, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, इनके बारे में बात करता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एसआर बोमनई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था केशव नंदा भारती के केस को रिट्राइटेट करके ये बताया कि प्रेम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अभिन्न अंग है। हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर हम इसी स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़छाड़ करेंगे तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी तरीके से डिसबैलेंस हो जाएगा। ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है या डेमोक्रेटिक सेटअप है उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो ये प्रेम्बल एक प्रकार से अभिन्न ढांचा है। अगर इस ढांचा को आप ऊपर नीचे करेंगे तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा स्ट्रक्चर है या जो हमारे इम्पोर्टेंट फीचर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें एक उथल पुथल देखने को मिल सकती है, डिसबैलेंस क्रिएट हो सकता है। तो इस वजह से हम इसको एसआर बोमनई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा था कि ये प्रेम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक अभिन्न अंग है। के भास्करन वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में ये कहा गया था कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन को इस प्रकार से इंटरप्रेट किया जाना चाहिए उसको कि उसका जो मैक्सिमम जस्टिस है वो पॉलिटिकल जस्टिस हो, चाहे इकोनॉमिक जस्टिस हो, चाहे इक्वल वेयर फॉर इक्वल वेजेस की बात हो, चाहे पॉलिटिकल जस्टिस में वोट देने का अधिकार हो या कोई और सोशल गोल हो, जस्टिस हो सोसाइटी के लिए, चाहे वो रिजर्वेशन हो, चाहे इक्वालिटी की बात हो, तो इनके लिए क्या कहता है, ये यही कहता है कि हमको इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना चाहिए जिससे मैक्सिमम लोगों का ह्यूमन वेलफेयर हो सके, जस्टिस हो सके, उनको एक तरीके से गुड गवर्नेंस हो सके। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। नंदनी सुंदर वर्सेज स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का जो केस है, ये केस ये कहता है कि जो अगर आप प्रियम्बल को, अगर ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं, क्योंकि प्रियम्बल का मतलब ही है कि जो आपका एक प्रकार से आइडियल है वो
बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे समाज के लिए उसमें कई सारे प्रोविज़न दिए, इक्वालिटी की बात करता है, जस्टिस की बात करता है, लिबर्टी की बात करता है, राइट की बात करता है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं। अगर हम इन्हीं को भूल जाएंगे तो जो हमारा एक हमने स्टेट के सामने बिल सरेंडर करी है, या हमने एक ऐसा सेटअप बनाया है समाज में जो सबको बराबर अधिकार देगा, किसी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, तो अगर हम इन सारी चीज़ों को निगलेक्ट करने लगेंगे तो एक्सप्लॉइटेशन होने लगेगा, लोगों की जो लाइफ लिबर्टी है वो छिन जाएगी। जैसे इमरजेंसी के केस में ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, जो हमारा एक बेसिक ढांचा है, एक बेसिक सेटअप है, उसको हम डिसबैलेंस नहीं कर सकते। एक जो हमारे मूलभूत आवश्यकताएं हैं या जो हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव हैं उनको तो फुलफिल करना पड़ेगा, चाहे वो राइट हो, चाहे DPSP की बात हो, चाहे मैटरनिटी लीव की बात हो, चाहे वेजेस को, लेबर को बराबर पैसे देना हो, मैन या जेंडर की बात हो। ये सारे प्रिंसिपल हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू हैं, इथोस हैं, उनका पालन करना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये 1965 का केस है। ये केस कहता है कि जो प्रियम्बल है वो पूरी तरीके से एक प्रकार की फिलॉसफी है, एक दर्शन शास्त्र है, एक हमको आइडिया बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन मकसद क्या है, उसकी स्पिरिट क्या है, उसको किस तरीके से वेलफेयर की तरीके से देखना है, रीजनेबलनेस की तरीके से देखना है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन कास्ट, केस्ट, रिलीजन, सेक्स के बेसिस पे एक जो हमारा सोशल इकोनॉमिक हम कह सकते हैं जस्टिस है, उसको प्रोवाइड करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बताता है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब हम लोग चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, केसेस की तरफ। यूनियन वर्सेस टेरिटरी के कुछ केस हैं, जैसे अमर सिंह जी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में ये कहा गया कि जो कोई भी टेरिटरी अगर पॉइंट ऑफ टाइम में इंडिया की है तो अगर वो स्पेसिफाइड है फर्स्ट शेड्यूल में आर्टिकल 1 के, तो वो इंडिया की टेरिटरी मानी जाएगी। इन रेलू बरवरी के केस में ये कहा गया कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि किसी भी स्टेट की एरिया को जो एक तरीके से डिमिनिश कर सकता है, अल्टर कर सकता है, उसमें अमेंडमेंट कर सकता है 368 के तहत। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। बाबूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस है। इस केस में ये कहा गया था कि अगर कोई स्टेट लेजिस्लेचर है जो कोई भी बिल को बनाता है, लेकिन अगर उसको पूरी तरीके से एक्सप्रेस व्यू नहीं आते हैं या पूरी तरीके से वो चीज़ को एक्सटेंड नहीं करता है, तो जो पार्लियामेंट के पास है वो उस चीज़ को प्रेसिडेंट की सहमति के लिए नहीं जा सकता है। अगर स्टेट लेजिस्लेचर एक्सप्रेस करता है अपना व्यू किसी टाइम को लेकर या कोई स्पेसिफाइड एक्सटेंट को लेकर, तो पार्लियामेंट उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड नहीं है और वो स्टेट लेजिस्लेचर की बात नहीं मानेगा। पार्लियामेंट सुप्रीम है क्योंकि पार्लियामेंट के पास पावर है। अगर पार्लियामेंट कोई भी बिल बनाती है तो वो स्टेट उस चीज़ के लिए स्टेट जो है वो ऑब्टेन नहीं कर सकता प्रेसिडेंट, क्योंकि इसमें एक जो प्रिंसिपल आप लोग के रखता है कि अगर कोई बिल्ला बनाता है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन क्रिएट होती है सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप में, हमने पढ़ा, तो वहाँ पे हमेशा पार्लियामेंट का ला प्रवेश करता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। मगन भाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये कहा गया था कि अगर कोई भी ट्रिब्यूनल से रिलेटेड डिस्प्यूट है तो उसमें हम उस टेरिटरी का सेसेशन नहीं करेंगे और उसमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। RC पुड्डल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। इसमें ये बताया गया कि कोई भी जो नया स्टेट है उसमें एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट किया जा सकता है टर्म और कंडीशन अगर पार्लियामेंट को सही लगता है या पार्लियामेंट को लगता है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं कर रहा है या उसको नहीं इम्पोज कर रहा है ऐसी कोई कंडीशन, तो पार्लियामेंट उसके लिए नया स्टेट बना सकती है, नया राज्य बना सकती है, उसको एडमिशन दे सकती है, इस्टेब्लिश कर सकती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जैसे बनवारी खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो लोग पूरी तरीके से पाकिस्तान से माइग्रेट होके आए हैं, वो यहाँ पे सिटीजन बने हैं, तो वो अब इंडिया से बाहर नहीं जा सकते हैं।
दे कैन नॉट क्लेम द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ऑन द ग्राउंड, वो इस बेसिस पे सिटीजनशिप इंडिया की नहीं ले सकते हैं कि वो इंडिया में रहे हैं लंबे समय तक और उनका नाम जो है वो वोटर लिस्ट में रजिस्टर है। उसके लिए वो अगर वो वायलेंटरी माइग्रेट होकर पाकिस्तान से आए और यहाँ पे सिटीजन बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस सीटीओ का केस है। कमर्शियल टैक्स ऑफिसर AIR 1963। ऑल इंडिया रिकॉर्ड में ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कंपनी जो है वो सिटीजन नहीं है, कंपनी जो है उस फंडामेंटल नहीं राइट क्लेम कर सकती जैसे हम लोग जो हम सिटीजन है वो फंडामेंटल राइट क्लेम करते हैं स्टेट के खिलाफ। ऐसा नहीं होता है, कंपनी के पास अधिकार नहीं है क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। दे आर आर्टिफिशियल पर्सन, दे हैव दे परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। और वो क्योंकि ये एक तरीके से कंपनी में जो भी लोग एक काम करते हैं वो एक प्रकार से एजेंट होते हैं। वो कंपनी के डायरेक्ट कंपनी की कोई राइट एंड लिएबिलिटी नहीं होती क्योंकि कंपनी कोई लिविंग पर्सन नहीं है, वो आर्टिफिशियल पर्सन है। दे आर सेपरेट लीगल एंटिटी, दैट्स व्हाई वी कांट क्लेम, कंपनी कांट क्लेम अ फंडामेंटल राइट। टाटा इंजीनियरिंग वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इस केस में ये कहा गया था कि जो शेयर होल्डर है कंपनी के वो सिटीजन नहीं है। अगर शेयर होल्डर सिटीजन होंगे, अगर बनते हैं शेयर होल्डर सिटीजन तो वो फंडामेंटल राइट नहीं क्लेम कर सकते हैं क्योंकि वो जो शेयर होल्डर हैं वो पूरी तरीके से एक कारपोरेट वेल के तरीके से प्रोटेक्टेड है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यू को हालांकि रिजेक्ट करा और कहा कि जो कैन नॉट बी अचीव डायरेक्टली, जो चीज़ सीधे नहीं अचीव की जा सकती उसको किसी और भी तरीके से इनडायरेक्टली नहीं अचीव किया जा सकता। जो हमने कामेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कल रेबल लेजिस्लेशन में पढ़ा था। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी समझ में आएगी। इसीलिए कंपनी को हम प्रोटेक्शन नहीं देंगे फंडामेंटल राइट का, क्योंकि जो शेयर होल्डर है वो कंपनी के एजेंट है। दे आर नॉट लिविंग पर्सन, दे आर पार्ट ऑफ द एजेंसी एंड द कंपनी हैज artificial person, that's why we can't give them to the fundamental right। RC कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसको हम बैंक नेशनलाइजेशन केस के नाम से भी जानते हैं। 1970 में आया जहां सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि अगर स्टेट कोई एक्शन लेता है शेयर होल्डर के खिलाफ, कोई एक्शन इम्पेयर करता है तो कंपनी जो है वो उसको आर्टिकल 19 का प्रोटेक्शन मिलेगा। ये केस सुप्रीम कोर्ट में एक फ्लेक्सिबल अप्रोच के द्वारा इंटरप्रेट किया गया कि अगर स्टेट किसी चीज़ को मना करता है या किसी राइट शेयर होल्डर का कोई दिक्कत होता है तो वो कंपनी में उनको आर्टिकल 19 के तहत आज़ादी है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रखने की। गोधारा इलेक्ट्रिसिटी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का केस 1975 में, इस केस में ये कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो पूरी तरीके से उसमें ये बताया कि जो कंपनी है वो सिटीजन नहीं है और शेयर होल्डर जो इस पे बिजनेस करते हैं वो कंपनी के एजेंट है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ स्क्लिप और सेवरेबिलिटी और जुडिशियल रिव्यू के कॉन्सेप्ट की तरफ। तो इसमें जो केस है इम्पोर्टेंट, केशव माधव मेनन वर्सेज स्टेट ऑफ बॉम्बे, जो ये केस है केशव माधव मेनन वर्सेज स्टेट ऑफ बॉम्बे, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व करा कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले बनाए गए लॉ है, वो लॉ एग्जिस्ट करते हैं लेकिन वो लॉ प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तक ही लागू होंगे, पोस्ट में उनका कोई वो नहीं होगा। फिर भीखा जी वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का केस है। इसमें जो फार्मूलेटेड डॉक्ट्राइन ऑफ स्क्लिप की बात की गई कि स्क्लिप का मतलब ये होता है कि कुछ पार्ट उसका मुंड जाता है, उसमें चंद्र ग्रहण लग जाते हैं, ग्रहण लग जाता है जब तक कि वो फंडामेंटल राइट के साथ ओवरशैडो करता है या उसको दिक्कत प्रोवाइड करता है या उसमें वो छुप जाता है, एक प्रकार से वो मृतप्राय हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती अगर वो फंडामेंटल राइट को ओवरशैडो कर रहा है या उसके साथ नहीं मैच बना पा रहा है। तो भीखा जी नारायण वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में यही कहा गया। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। सगीर अहमद वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ स्क्लिप है वो सिर्फ अकेले प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे अप्लीकेबल होगी, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे नहीं अप्लीकेबल होगी। डॉक्ट्राइन ऑफ स्क्लिप का मतलब ऐसे कानून जो पूरी तरीके से डरमेंट हो चुके हैं या
वो अब उनमें ग्रहण लग चुका है, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट को सपोर्ट नहीं करते हैं। हालांकि इसमें वो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पे ही लागू होंगे, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे नहीं लागू होंगे। इसमें इनका केस सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे केसों का हवाला दिया, चाहे वो दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस हो या महेंद्र लाल जैन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस हो। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मीर का ये केस है, ये केस को मॉडिफाइड किया सुप्रीम कोर्ट ने, जो दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है। इसमें महेंद्र जैन लाल के केस और साकिर अहमद के केस को कोर्ट ने ये कहा कि जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद कानून बनाए गए हैं, अगर वो इनकंसिस्ट कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट का समर्थन नहीं कर रहे, तो पूरी तरीके से वाइड है, उनकी कोई वैल्यू नहीं। फ्रॉम द बिगिनिंग दे आर अब्सोल्युटली अब इनिशियो और डॉक्ट्राइन ऑफ स्क्लिप जो है वो पूरी तरीके से दोनों चीज पे लागू होगी। डॉक्ट्राइन ऑफ स्क्लिप अप्लीकेबल टू पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एज वेल। अभी हमने पढ़ा कि स्क्लिप प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पे भी लागू होती, बाद में इस केस में ये भी कहा गया कि अब ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे भी लागू होगी। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अब चलते हैं हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट केस की तरफ। रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का मद्रास का केस है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई लॉ एथोराइज करता है फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट करता है, और जो राइट है वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन या तो विदिन हो सकता है या लिमिट के, कॉन्स्टिट्यूशन के विदाउट लिमिट के हो सकता है, तो उस पर हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी के तहत अगर कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट को सपोर्ट नहीं कर रहा है या वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है फंडामेंटल राइट से, तो हमको उस लॉ को पूरी तरीके से स्टक डाउन करना पड़ेगा। ये रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में कहा गया। कि नोटू होलोंचू जचिल्लो का केस है, ये 1993 का केस है, जिसने 10 शेड्यूल जो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में है उसको रिमेन वैलिड और कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है पैरा 7 को। उसमें जो रिमेनिंग प्रोविजन थे वो पूरी तरीके से कंप्लीट थे अपने आप में और वो वर्क कर रहे थे, तो उसमें उस चीज़ को रीजनेबल बेसिस पे रखा गया और इसमें जुडिशियल रिव्यू के चांस ना के बराबर थे। इस वजह से इसको कई जगह इसका क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलता है। केशव नंदा भारती उसे स्टेट ऑफ केरला काफ़ी इम्पोर्टेंट केस है, जहाँ पे जो जुडिशियल रिव्यू का पावर है वो ना सेवर वो लिमिटेड नहीं है। कोई भी चीज़ या बाउंड्री, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो या कोई लॉ रिक्वायर बनाया गया हो, अगर उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, वो वायलेट कर रहा है अदर प्रोविजन के कॉन्स्टिट्यूशन को, तो हम उसमें नेसेसरी चेंज कर सकते हैं, उसका हम पर जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, उस लॉ की वैलिडिटी को चेक कर सकते हैं, जज कर सकते हैं। ये काम कौन करेगा? ये काम हमारी कोर्ट करेगी कि ये लॉ प्रॉपर तरीके से वैलिड है या नहीं वैलिड है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। एल चंद कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिटाइट्रेट किया कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास उसका अधिकार है। वो चाहे तो आर्टिकल 32 में फंडामेंटल राइट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, 226 में जा सकता है, और ये बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन को, इनको टर्मिनेट नहीं किया जा सकता अमेंडमेंट करके, वरना जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, संविधान की आधारभूत संरचना या ढांचा है, वो दिक्कत प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक गरिमा है या रिलेवेंसी है वो डाउन हो जाएगी, या हम कह सकते हैं कि जो हमारा सोशल फैब्रिक है या डेमोक्रेटिक सेटअप है या हमारी जो गुड गवर्नेंस है उसको भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो अब मैं चलता हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट की तरफ। स्टेट आप जानते हैं कि आर्टिकल 12 में दिया है। जब मैं कभी डिटेल में इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगा तो मैं बहुत डिटेल में बताऊँगा। हालांकि यहाँ भी हम सेपरेटली केस लॉ डील कर रहे हैं तो हम सिर्फ केस लॉ की बात करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस संताबाई का केस है, ये AIR 1954 में आया। इसमें मद्रास हाई कोर्ट ने यही कहा, अदर अथॉरिटी के बारे में बताया कि अदर अथॉरिटी को हम इस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे कि उसमें प्रिंसिपल जो हमारा इजुडिस जेनेरिक्स होता है, जहाँ हम जनरल चीज़ को पर्टिकुलर चीज़ के साथ
कंपेयर करते हैं। तो ये हमारा एक तरीके से प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन का केस है, जिसमें ये कहा गया कि जो अथॉरिटी है उसको हम एक तरीके से जनरल चीज़ को पहले जो अथॉरिटी है उनको मानेंगे, उनको सेपरेट करेंगे और उसको वैल्यू देंगे, और जो भी गवर्नमेंट के एक्ट कर रही है, सोरेन फंक्शन परफॉर्म कर रही है, उसी को हम अदर अथॉरिटी की तरह ट्रीट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मोहनलाल का केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया इंटरप्रिटेशन को शांताबाई के केस के, और ये कहा कि जो अदर अथॉरिटी है उसका इम्प्लीकेशन सिर्फ बिल्कुल लिमिटेड नहीं है, दे आर वाइड इनफ, और उसमें और भी अथॉरिटी है जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाई गई हैं या वो जो लॉ के द्वारा जिनको पावर मिला हुआ है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो अथॉरिटी सिर्फ गवर्नमेंट का फंक्शन कर रही है, सोरेन फंक्शन कर रही है, वही अदर अथॉरिटी की उसमें आएगी, और भी चीज़ें आएंगी जिनको कहीं ना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से वो क्रिएटेड हुए या लॉ के द्वारा उनको कन्फर्मेशन मिला हुआ है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर कारपोरेशन कोई पब्लिक इम्पोर्टेंस के लिए काम कर रहा है या गवर्नमेंट का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो हम उसको एजेंसी की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट की एक तरीके से इंस्ट्रूमेंटालिटी है। गवर्नमेंट को के लिए लोग पब्लिक इम्पोर्टेंस के लिए काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के तरीके से फंक्शन कर रही है वो एजेंसी, इसलिए हम उसको उस एजेंसी को स्टेट में पार्ट 3 में उसको मानेंगे। रामायणा दयाराम शेट्टी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म RD शेट्टी वैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इस केस में जो हमारा ब्रॉडर टेस्ट लाइन आई सुखदेव सिंह को कि इस केस में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बताया, इसमें कुछ टेस्ट बताया गया कि एक बॉडी है एजेंसी को हम कब स्टेट मानेंगे। तो अगर फाइनेंशियल रिसोर्स स्टेट उसकी चीफ फंडिंग कर रहा है तो हम उसको स्टेट की उसमें मानेंगे। स्टेट का कंट्रोल है किसी भी चीज़ पे, एग्जिस्टेंस ऑफ डीप एंड परवेसिव कंट्रोल, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट उस पर अपना ओनरशिप एक्वायर करे, ये कंट्रोल कर रहा है। या फंक्शनल कैरेक्टर जो बॉडी की है वो गवर्नमेंट के हित में कर रही है, उसके सेंस में कर रही है, या जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट को डायरेक्टली या डायरेक्टली गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, पब्लिक इम्पोर्टेंस के लिए काम कर रहा है, तो हम उसको उस केस को ये मानते हैं कि वो स्टेट का पार्ट है। तो ये दयाराम के केस में है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं रिज्जू प्रसाद शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ असम के केस में। 2015 का केस है। इस केस में ये कहा गया कि जो कोर्ट है वो पूरी तरीके से जुडिशियल साइड की तरीके देखी जाती है, हम उसको स्टेट का पार्ट नहीं मानते। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग करता है। आर्टिकल 50 में हम ये देखते हैं, आर्टिकल 12 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेट की बात करता है। अगर कोर्ट पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में काम कर रही है या तो हम उसको कह सकते हैं कि अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में काम कर रही है तो ही फिर हम उसको मान सकते हैं कि वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है या स्टेट का पार्ट है। अदरवाइज वो अगर जुडिशियल लेवल पे काम कर रही है तो फिर वो जुडिशरी की साइड है, फिर वो हम उसको स्टेट नहीं मानेंगे। तो इसमें ये डिफरेंस देखने को मिलता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा रिज्जू प्रसाद शर्मा वैसे स्टेट ऑफ असम। अब हम लोग फंडामेंटल राइट के कुछ जनरल केसेस जो बड़े इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बात करता हूँ। तो 1978 में मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करा कि जो फंडामेंटल राइट है वो हमारा एक प्रकार से बेसिक वैल्यू है। जो हमारे जो कंट्री के लोग हैं वो उसको चेरिश करते हैं, वो हमको डिग्निटी प्रोवाइड करता है, वो हमको रीजनेबलनेस देता है, वो हमारी पर्सनालिटी को फुली एक्सटेंट तक बढ़ाता है, उसका सम्मान करता है। फंडामेंटल राइट हमको बोलने की आज़ादी देता है, हमको एक चॉइस देता है जीने की, हमको एक राइट टू लाइफ देता है। ये मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया था। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी तरीके से फंडामेंटल राइट वो एग्जिस्ट करता है और वो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। इंडिविजुअल अगर कोई उसका बेसिक राइट कहीं ना कहीं किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको माना जाता है कि उसका बेसिक राइट है, वो ह्यूमन है, इसलिए उसको अब ये फंडामेंटल राइट पजेस करने का अधिकार है, ये वो बेसिक ह्यूमन राइट रखता है। सिद्धाराम स्थानी गप्पा में महात्रे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2011 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो फंडामेंटल राइट है उसकी अपनी खुद की एक बेसिक वैल्यू है। जो हमारे
जो पीपल है इंडिया के उनको इनरिच करता है, उनको सपोर्ट करता है, प्रिजर्व करता है उनके बेसिक राइट, चाहे खाने की बात हो, चाहे राइट टू लाइवलीहुड की बात हो, चाहे जीने की बात हो, चाहे हेल्थ की बात हो, चाहे डिग्निटी के साथ रहना हो, चाहे अपने को प्रोटेक्शन की बात हो, ये सारे चीज़ हैं। चाहे वाटर की बात हो, चाहे सैनिटेशन की बात हो, चाहे कोई अनह्यूमन ट्रीटमेंट से बचाना हो या कोई सेक्सुअल वायलेंस से प्रोटेक्ट करना हो, तो ये एक प्रकार का ह्यूमन राइट है। या कोई टार्चर क्रुअल्टी से हमको प्रोटेक्ट करता है। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो हमको जीने की आज़ादी फुल एक्सटेंट तक देती है, साथ ही स्टेट के आर्बिट्रेरीनेस से हमको सपोर्ट करती है, बचाती हैं। द ऑब्जेक्ट टू इंश्योर द इनवायबिलिटी ऑफ सर्टेन एसेंशियल राइट, जो हमको पॉलिटिकल टसल के कारण या पॉलिटिकल तनाव या कला के कारण हम लोग पिसते हैं, उनसे हमको ये आज़ादी देता है, हमको बचाव देता है, हमको सुरक्षित करता है, हमारी ह्यूमन राइट की वैल्यू रखता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। बहराम वर्सेज स्टेट ऑफ बॉम्बे 1955 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई करा कि जो पर्सन है वो अपना राइट, फंडामेंटल राइट नहीं चाह सकता है, उसके पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ये राइट पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए हैं, जो पूरे इंटायर सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, ये पर्सनल इंटरेस्ट पे नहीं बेस है। बहराम वर्सेज स्टेट ऑफ बॉम्बे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो अब चलते हैं हम लोग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेज राज नारायण केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि जो रूल ऑफ लॉ है वो आर्टिकल 14 का कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंट विभिन्न अंग है और ये बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको अमेंडमेंट के जरिए डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन की भी बात करता है, इसमें हम इक्वालिटी का भी इंटरप्रिटेशन लगाते हैं। ये कहीं ना कहीं जो और अनइथिकल इलेक्शन प्रैक्टिसेज होती हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है या इस तरीके के मामले होते हैं, उसमें भी ये प्रोटेक्शन देता है। तो इस केस के काफ़ी वाइड इम्प्लीकेशन है। ये इक्वालिटी की बात करता है, प्रॉपर जस्टिस की बात करता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले केस की तरफ। आर.के. गर्ग वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो आर्टिकल 14 है वो पूरी तरीके से मना करता है, क्लास लेजिस्लेशन नहीं कर सकते, लेकिन रीजनेबल लेजिस्लेशन कर सकते हैं। इंटेलिजेंसिया के जरिए एक प्रॉपर रीजनिंग और लॉजिक को लगाकर कि आपका उद्देश्य क्या है, आपका ऑब्जेक्ट क्या है और आप क्या अचीव करना चाहते हैं। जैसे कुछ रीजनेबल चीज़ों पे, जैसे रिजर्वेशन में आप दे सकते हैं, या कोई डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है जहां मान लीजिए कोई आदमी है, डिसेबिलिटी है, उसको या हम कहीं पे रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो वो कुछ रीजनेबल बेसिस है जिनके आधार पे हम ऐसा क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। इसको बियरर केस, बॉन्ड केस के नाम से भी जाना जाता है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेज अनवर अली सरकार का केस है, जहां पे रीजनेबल क्लासिफिकेशन में डिफरेंशिया के बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया और ये पता लगाया गया कि आप क्या ऑब्जेक्ट अचीव करना चाहते हो, पर्पज क्या है इस एक्ट का। जो नेक्सस है क्लासिफिकेशन का और जो आप ऑब्जेक्ट अचीव करना चाहते हैं वो रीजनेबल होना चाहिए, वो जस्टिफिएबल होना चाहिए, साथ ही साथ उसमें एक तर्कपूर्वक लॉजिकल इंटरप्रिटेशन उसका होना चाहिए। उसका इंटरप्रिटेशन इस तरीके से होना चाहिए कि वो जो इंटरप्रिटेशन वो मैक्सिमम ऑब्जेक्ट को अचीव कर रहा हो। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। जैसे सियंजीत लाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, ये इवन सिंगल इंडिविजुअल पे भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेज पे जहां हम उस सिंगल इंडिविजुअल को एक क्लास की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और इसमें ये प्रजम्पशन लगाया गया कि ये हमेशा स्टैचू के फेवर करेगा और जो कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है, वो पूरी तरीके से आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए। अगर वो आर्बिट्रेरी है तो हम उसको चैलेंज कर सकते हैं और वो अनरीजनेबल या अनजस्टिफिएबल करार दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। डी.एस. नखारा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस सुप्रीम कोर्ट, जिसमें क्लासिफिकेशन को इवॉल्व करती है और ये बताती है कि स्टेट
जो है वो वीकर सेक्शन को प्रोटेक्ट करेगा, उनको प्रॉपर उनके लिए लेजिस्लेशन बनाएगा, सपोर्ट करेगा, और चाहे रिजर्वेशन के जरिए हो, जैसे अभी 10% रिजर्वेशन EWS कोटा को दिया गया, तो DS नखारा में चाहे वो पुअर्टी से निकालना हो, चाहे राइट टू लाइवलीहुड की बात हो, या हम कह सकते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देना हो, तो उसके लिए ये लेजिस्लेशन बनाया जाएगा। या जो कमीशन है, चाहे ST/SC कमीशन हो, चाहे OBC का नेशनल कमीशन हो बैकवर्ड क्लासेज हो, या जो हमारे ST/SC के प्रमोशन के लिए उनकी सोशल चेंज को बदलने के लिए जो DPSP में प्रोविज़न दिए हैं, तो वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। EP रुपैया वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में जो ट्रेडिशनल इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट था, जो पूरी तरीके से रीजनेबल क्लासिफिकेशन पे बेस्ड था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको वाइड इम्प्लीकेशन इक्वालिटी का कहा कि इक्वालिटी एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, वो चेंज होती रहती है। अगर कोई स्टेट आर्बिट्रेरी ने सेक्शन करता है या तो हम उसको एक तरीके से कह सकते हैं कि वो फेयर लॉ की कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन अगर फेयरनेस और इक्वालिटी की तरीके से ट्रीट करना चाहिए, उसमें एक रीजनेबलनेस होना चाहिए, उसमें एक जस्टिस का एंगल दिखना चाहिए, साथ ही साथ स्टेट किसी के साथ भेदभाव न करे और आर्बिट्रेरी तरीके से न पेश आए, उसमें एक प्रॉपर प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ होना चाहिए, फेयर रीजनेबल होना चाहिए। दे आर नॉट कैप्रिशियस विंकल एज इट वाज आल्सो इवन इन द मेनका गांधी केस। तो मेनका गांधी का जो इंटरप्रिटेशन है, उसी का इंटरप्रिटेशन ये थोड़ा वाइड बताता है, उसमें इक्वालिटी की बात है, लेकिन इसमें जो इक्वालिटी का है वो नया एंगल निकल के है, जहाँ स्टेट जो सिंथेसिस और एम्फेसिस की बात करता है कि स्टेट कोई भी ऐसा एक्ट नहीं करेगा जो आर्बिट्रेरीनेस के तरीके से हो, जैसे DK बसु का केस आया, इसके बाद औतमान केस आया, रुदल शाह का केस आया, तो यहाँ स्टेट आर्बिट्रेरीनेस तरीके से, चाहे चमेली का केस आया हो या आपका नीलावती बहेरा का केस हो, तो ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कथी रनिंग रावत वर्सेस स्टेट ऑफ सौराष्ट्र का केस, इसमें लॉ को आर्टिकल 15 में प्रोविएशन, अगर कोई चीज़ है तो वो प्रोविएशन माना जाएगा, और इसके लिए रीजनेबल क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल का हम देखेंगे, तभी हम उस चीज़ को प्रोविएट करेंगे या हम उस चीज़ को वैलिडेट नहीं मानेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। अब स्टेट ऑफ महाराष्ट्र मद्रास वर्सेस चमकम देश रंजन का केस है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने इसको वाइड डिक्लेयर कर दिया। जो गवर्नमेंट थी मद्रास गवर्नमेंट, उसने कुछ सीटें स्टेट मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए रिजर्व कर दी थी, और जो इसकी वजह से रिलीजन के बेसिस पे ये चीज़ें रिजर्व की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको नलिफाइड कर दिया और कहा कि हम इसको स्टूडेंट को कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे नहीं बांट सकते, और इसको पूरी तरीके से डिक्लेयर वाइड करार दिया गया। बालाजी वर्सेज स्टेट ऑफ मैसूर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्टिकल 16(4) है, जो पूरी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है कि हम स्पेशल प्रोविज़न बना सकते हैं बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। TMA 5 फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि स्टेट कुड नॉट मेक अ रिजर्वेशन ऑफ सीट। स्टेट जो है वो हमारा रिजर्वेशन की सीट नहीं बता सकता, केवल न एडमिशन दे सकता है, जो कि प्राइवेटली रन इंस्टीट्यूशन चलाए जा रहे हैं या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा, और अगर समझ में आए तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करते रहें अर्पित कुमार इलाहाबादिया को। तो अब चलते हैं स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस चंद्रशेखर पाठक के केस में, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर स्टेट की सर्विस या इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात है तो इक्वालिटी बिफोर मेंबर ऑफ सेम क्लास ऑफ एम्प्लॉई, तो जो इक्वालिटी है वो सेम क्लास के जो एम्प्लॉई हैं उसी तक लगेगी। ऐसा नहीं कि इक्वालिटी जो है सेपरेट या इंडिपेंडेंट क्लास को अलग अलग मिलेगा। अगर सेम क्लास के एम्प्लॉई तो उनको सेम तरीके से इक्वल ट्रीट करा जाएगा। बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर के केस में ये कहा गया था कि कास्ट ही सिर्फ पर्सन के लिए एक सोल क्राइटेरिया नहीं है कि वो बैकवर्ड क्लास का है या नहीं है, उसके बहुत सारे प्याम है, जैसे पॉवर्टी है, ऑक्यूपेशन है, अदर इम्पोर्टेंट जो फैक्टर हैं वो भी लिए जाएंगे। अकेले इंटायर कास्ट से हम ये पता नहीं लगा पाएंगे कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, उसके लिए और भी तरीके हैं और भी लिस्ट हैं जिसके जरिए हम ये पता लगा पाएंगे। तो क्योंकि कास्ट ही सोल बेसिस नहीं है,
ऐसा कि बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर के केस में कहा गया था। इंदिरा सोनाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 16/4 का स्कोप को एक्सटेंड करते हुए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अपने ओपिनियन रखे। इसमें कहा कि जो बैकवर्ड क्लासेज सिटीजन आर्टिकल 16/4 के तहत उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कास्ट के बेसिस पे, ना कि इकोनॉमिक बेसिस पे। अगर कास्ट जो है वो सिर्फ ऐलान फैक्टर नहीं हो सकता कंसीडरेशन के लिए। सेकेंड इम्प्लीकेशन ये दिया गया कि जो कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया इकोनॉमिक क्राइटेरिया की, इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पे रिजर्वेशन देना वो उसमें नहीं मेंशन था। फिर तीसरा गाइडलाइंस ये आया कि जो 16(1) है वो पूरी तरीके से एक्सेप्शन नहीं है 16(4) का, उसमें कुछ क्लासिफिकेशन संभव है और रिजर्वेशन बनाया जा सकता है 16(1) के तहत। हालांकि कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया था बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर के केस में, जो पूरी तरीके से 16(4) का एक्सेप्शन है 16(1). तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। बैकवर्ड क्लासेज जो आर्टिकल 16(4) है वो पूरी तरीके से नॉट सिमिलर टू सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड इन 15(4). जो 16(4) में पूरी तरीके से सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज है वो 15(4) की तरह सिमिलर नहीं है। उसमें और भी जो सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज है उसको वो क्वालिफाई करता है, जो कि हालांकि ओवर रूल किया था बालाजी डिसीजन में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, जहाँ बैकवर्ड क्लासेज जो थी 16(4) की वो सेम सोशल और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की तरह इन लोगों ने माना। क्रीमी लेयर जो है वो पूरी तरीके से एक्सक्लूड कर दी गई है। बैकवर्ड क्लासेस में हम क्रीमी लेयर को नहीं डालते हैं। तो ये इंदिरा सोनाई की कुछ गाइडलाइंस है। आर्टिकल 16(4) एक परमिट करता है क्लासिफिकेशन जो कि बैकवर्ड क्लासेस है, और उसके अलावा और भी बैकवर्ड जो मोर बैकवर्ड क्लासेज है उन पे एक क्लासिफिकेशन को परमिट करता है। इसमें रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं दिया जा सकता। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि रिलैक्स कुछ फेवर मिल सकता है, लेकिन रिमोट एरिया के जो कंट्री के हैं उनको ये सब चीज़ें हैं। कोर्ट ओवर रूल्ड देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस को, और उसने कैरी फॉरवर्ड रूल को वैलिड माना और इसमें कहा कि जो नॉट रीच ब्रीच ऑफ 50% का जो रिजर्वेशन का रूल है उसको ये ब्रीच नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने इसमें रिजर्वेशन 16(4) को प्रमोशन का बेसिस नहीं बताया। तो आशा करते हैं कि इंदिरा सोनाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करते रहें अर्पित कुमार इलाहाबादिया के चैनल को। तो अब चलता हूँ कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरह। वो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आएंगी। अगर पसंद आए तो कृपया लाइक सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करते रहें अर्पित कुमार इलाहाबादिया को। तो जैसा कि बीके पवित्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये कहा गया कि जो क्रीमी लेयर है उसका कोई भी एप्लीकेशन कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियरिटी पे को ग्रांट करने पे नहीं है। तो बीके पवित्र का केस कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियरिटी के ऊपर बात करता है। हालांकि मैं इनको काफ़ी डिटेल में बताऊंगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियरिटी क्या है जब मैं पूरा लेक्चर डील करूंगा। अभी हम यहाँ पे सिर्फ केस ला पढ़ रहे हैं तो मैं उस उद्देश्य से आपको पढ़ा रहा हूँ। पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस किसको एशियाड प्रोजेक्ट वर्कर केस के नाम से भी जाना जाता है। इसने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी है वो पूरी तरीके से अवेलेबल है प्राइवेट इंडिविजुअल के भी, आल्सो अवेलेबल टू द प्राइवेट इंडिविजुअल आल्सो। तो अगर आप कोई भी छुआछूत इस तरीके का करते हैं तो वो फंडामेंटल राइट जो है वो पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करता है कि अनटचेबिलिटी के खिलाफ। तो ये सारी चीज़ें जो हमारा सिविल राइट एक्ट है 1995 का उसमें भी इसके बारे में जिक्र किया गया। बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 का केस है जिसमें नेशनल अवार्ड को टाइटल नहीं माना गया, वुड नॉट अमाउंट टू टाइटल अंडर आर्टिकल 18। इसमें ये कहा गया कि नेशनल अवार्ड जो है वो उनको सफिक्स या प्रीफिक्स नहीं लगाना चाहिए, ना यूज करना चाहिए। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये कहा गया कि जो मेंबर हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के, चाहे वो मेल्स हो और चाहे ना तो वो मेल्स हैं ना तो फीमेल्स हैं, उनकी एक सेपरेट आइडेंटिटी है जिसको थर्ड जेंडर बोलता है। देन टाइटल उनको इक्वल राइट का अधिकार है जैसे और भी सिटीजन है, और उनका डिस्क्रिमिनेशन सेक्सुअल ओरिएंटेशन या जेंडर आइडेंटिटी
ये सब नहीं किया जा सकता, कोई भी एक्सक्लूजन उनका नहीं हो सकता, ना प्रेफरेंस के बेसिस पे, या उनको बराबर इक्वालिटी बाई लॉ पे अधिकार मिला हो, या उनको इक्वल प्रोटेक्शन मिला है जैसा कॉन्स्टिट्यूशन सारे सिटीजनों को देता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। राइट टू फ्रीडम की तरफ चलते हैं। अलागापुरम आर वर्सेस मोहन राज तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली में ये कहा गया कि जो राइट गारंटी है आर्टिकल 19 के तहत, जिसको हम बोलते हैं कि अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वो सिर्फ सिटीजन को ही इसका अधिकार है। ये केस ये बताता है। बेनेट कोलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, जो ये कहता है कि जो शेयर होल्डर के राइट्स है वो आर्टिकल 19(1) में प्रोटेक्टेड है। जैसे कि अगर न्यूज़पेपर कोई ओन करा या कंट्रोल किया गया किसी सोर्स शेयर होल्डर के द्वारा कोई मीडियम या कारपोरेशन के जरिए, तो उसको आज़ादी है कि अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकता है या स्पीच दे सकता है, या आर्टिकल 19 के तहत उसको प्रोटेक्शन मिली हुई है। DGGM वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये कहा गया कि अगर रिट पिटीशन फाइल की गई है कंपनी के द्वारा, अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है, तो आर्टिकल 19 के तहत वो मेंटेनेबल है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ये केस सुप्रीम कोर्ट इसमें ये कहता है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो प्रेस जो है वो डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन का एक अभिन्न अंग है। अगर हम पॉलिटिकल डिस्कशन के लिए उनको कोई प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए नहीं देंगे, तो गवर्नमेंट का जो पूरा सिस्टम वो कैसे चलेगा, प्रोसेस गवर्नमेंट का पॉसिबल नहीं। प्रॉपर पब्लिक एजुकेशन कैसे मिलेगी, लोग कैसे जान पाएंगे सरकार क्या कर रही है। उनकी जो राइट टू एजुकेशन या राइट टू नो का अधिकार है वो छिन जाएगा। तो आशा करता हूँ इसलिए जो आर्टिकल 19 में इसको फ्रीडम या आज़ादी मिली हुई है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर लगाया जा सकता है, लेकिन वो बहुत कम मामलों में। इसको हम चौथा आधार भी मानते हैं डेमोक्रेसी का। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो पूरी तरीके से फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेयर फ्रॉम अथॉरिटी वी शुड हैव इफेक्ट द इंटरफेयर विद कंटेंट एंड सर्कुलेशन। वही है कि जो अथॉरिटी हो कहीं ना कहीं कंटेंट और सर्कुलेशन में न्यूज़पेपर के इंटरफेयर कर सकती है। हालांकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रेस को आज़ादी है कि वो उसके जो अथॉरिटी है वो फ्रीडम दे, उसको इंटरप्रेट ना करे, जो न्यूज़ सर्कुलेट करे उसमें पूरा ऑर्गेनाइजेशन को जो अधिकार है, जो इंस्टीट्यूशन है प्रेस का, वो इस चीज़ से अपने आप को बचा सकता है। उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, या गवर्नमेंट अनावश्यक उनको इन चीज़ों के लिए इंटरफेयर ना करे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो अब और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बेनेट कोलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अब जो मैक्सिमम नंबर है कोई न्यूज़पेपर वो कितने फिक्स किए जा सकते हैं। अगर न्यूज़पेपर जो है वो मैक्सिमम न्यूज़पेपर से ज़्यादा या मैक्सिमम जो एक लिमिट है उससे ऊपर करता है, तो वो वायलेशन है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। और फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिव टर्म में है। अगर ये जो है सर्कुलेशन और कंटेंट दोनों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। अगर जो मैक्सिमम लिमिट है उससे ऊपर आप बढ़ेंगे तो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन कर रहे हैं। ऐसा बेनेट कोलमैन एंड कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया। एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो प्रेस है वो पूरी तरीके से नहीं इम्यून है कि वो टैक्सेशन से बच जाए या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन से बच जाए। वो भी सेम टैक्स देगा, वो भी सेम एप्लीकेशन फॉलो करेगा जैसा और ऑर्गेनाइजेशन या चीज़ें जो और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिस प्रकार से उन पे रूल्स नियम लागू होते हैं वैसे प्रेस पे भी लागू होंगे। प्रेस के लिए कोई स्पेशल से प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। तो ये एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया था। सकल पेपर लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये कहा गया था कि हम मिनिमम प्राइस या कितने नंबर ऑफ पेजेज हैं, ये पूरी तरीके से आर्टिकल 19 का उल्लंघन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का उल्लंघन है। ये जो उनकी आज़ादी है बोलने की या एक्सप्रेस करने की, उसका वायलेशन करता है। राजगोपाला वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में ये कहा गया कि गवर्नमेंट के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो
पब्लिकेशन से पहले उसको रिस्टेन करे या इम्पोज करे या पूरी तरीके से डिफ्लेमेटरी जो मटेरियल है उसके बारे में रिस्टेन लगाए। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। देव दयावंती वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये कहा गया था कि अगर कोई एसोसिएशन फॉर्म कर रहा है तो पर्सन जो एसोसिएशन फॉर्म कर रहा है वो पूरी तरीके से उस एसोसिएशन में वायलेंटली एडमिट होना चाहिए। और जो एनी लॉ बाय विच मेंबर आज इंट्रोड्यूस, अगर कोई मेंबर इंट्रोड्यूस होता है वायलेंटली एसोसिएट होता है बिना कोई ऑप्शन दिए हुए मेंबर के, तो उसको हम आउट कर सकते हैं। और कोई भी लॉ जो मेंबरशिप का या वायलेंटली ज्वाइन करता है इट विल लॉ वायलेटिंग द राइट फ्रॉम फॉर्म ऑफ एसोसिएशन। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। इसमें यही है कि जो राइट टू एसोसिएशन है वो आप पूरी तरीके से वायलेंटली एडमिट हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए और जो मेंबर हैं उनकी भी सहमति जरूरी है। अगर आप ऐसे किसी भी तरीके से निकल जा रहे हैं तो आप उसी प्रकार का वायलेशन कर रहे हैं। सोधन सिंह वर्सेज न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कमेटी के केस में ये कहा गया कि जो आयकर है वो फंडामेंटल राइट कर सकते हैं, ट्रेड से रिलेटेड, पेमेंट ऑफ ट्रेड से रिलेटेड कर सकते हैं। उनके पास अधिकार है कि जो छोटे मोटे हॉकर्स होते हैं, ये जो घूमते रहते हैं, कबाड़ी हो गए, इनके पास भी है कि अपना ट्रेड कर सकते हैं, लाइवलीहुड चला सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन 19(6) के तहत लगाया जा सकता है। सोधन सिंह वर्सेज न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कमीशन। खोडे डिस्टिलरी एलटीडी वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटक के केस में ये कहा गया कि जो सिटीजन है उसके पास कोई राइट नहीं है ट्रेड और बिजनेस का कि वो लीकर या ब्यूरेज से रिलेटेड इस प्रकार का कोई भी काम करे। स्टेट के पास पावर है कि वो ऐसी चीज़ों को तो मैन्युफैक्चर को प्रोहिबिट कर दे या सेल उसका बंद कर दे या उसका कब्जा पोजीशन या उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है। हालांकि इसमें कुछ रीजनेबल एक्सेप्शन है कि मेडिकल पर्पज के लिए ऐसा काम जारी रह सकता है या ऐसा अधिकार दिया गया है। बिहार इंटरप्राइजेज वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो लॉटरी है वो उसको हम बिजनेस की तरीके नहीं देख सकते आर्टिकल 19(1)(g) के तहत। ये एक क्योंकि ये जो एलिमेंट है वो बाई चांस है, ये गैम्बलिंग है जो कहीं ना कहीं लॉ के नज़र में एक प्रकार का अपराध है या लॉ ऐसी चीज़ों को मना करता है। ओम प्रकाश वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो सेल है एक के वो बैन लगाते हैं कि किसी केस का जो म्यूनसिपल लिमिट है वहाँ पे कि आप एक नहीं बेच सकते, क्योंकि एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया उन्होंने कल्चर और रिलीजियस बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। गोदावत पान मसाला प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो पान मसाला है, गुटखा है, टुबाको है, वो पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। अगर बैन किया जा रहा है तो जो पर्सन उस एज में है वो उसके राइट को वायलेट नहीं कर रहा जो आर्टिकल 19(1)(g) में दिया हुआ है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब मजदूर किसान शक्ति संगठन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये कहा गया कि अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं शांतिपूर्वक तो एक आपका फंडामेंटल राइट है, जो कि जरूरी है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, क्योंकि इंसान अगर इनफॉर्म सिटीजन पार्टिसिपेट कर रहा है गवर्नमेंट में तो ये उसका फंडामेंटल राइट है और वो प्रोटेक्ट कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो डेमोक्रेसी को इनहेंस करता है, सिटीजन की आवाज़ को बढ़ाता है, सिटीजन का एक अधिकार कि सिटीजन उस पर अपना समझता है, जिससे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए एक बेहतर ऑप्शन है। चलते हैं अब हम लोग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। टी बराल वर्सेज हिंदी एयू का केस, जिसमें एक्यूज जो है वो बेनिफिशियल प्रोविजन जो एक्सपोज फैक्टो के हैं उसका एग्जाम वो एक्सेप्शन ले सकता है, उसका फ़ायदा ले सकता है, चाहे वो एक्सपोज फैक्टो की बात हो, चाहे डबल जीओपार्डी की बात हो, चाहे सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात हो। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस चंडीगढ़ गांधी के केस में एक्सपोज फैक्टो लॉ
जो है वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी हो सकता है। MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र के केस में जो 20(3) आर्टिकल है कि जो एक्यूज है सेल्फ इंक्रिमिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये कहा गया है कि पर्सन जो है उसमें कुछ गाइडलाइंस आई कि जो पर्सन है उस एक्ट के एसेंशियल इंग्रेडिएंट में कि वो एक्यूज होना चाहिए ऑफेंस का। दूसरा, उसको कंपल्सन होना चाहिए, विटनेस के प्रोटेक्ट होना चाहिए, विटनेस खुद अपनी बात नहीं रखेगा। जो प्रोटेक्शन है वो कि खुद जो एक्यूज है वो अपना एविडेंस नहीं देगा। ये काम प्रोसिक्यूशन का है कि वो उसको प्रूव करे, उसकी बात रखे। वो खुद गवाही नहीं दे सकता है जो एक्यूज है, सेल्फ इंक्रिमिनेट अपने से नहीं कर सकता है। RK डालमिया वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के केस में ये कहा गया कि पर्सन को हम एक्यूज तभी मानेंगे जब वो उस कमीशन के लिए फॉर्मली एक्यूज हुआ है या उसके ऊपर जो है वो प्रोसिक्यूशन के कन्विक्शन लागू हुआ है या वो प्रोसिक्यूशन के रिजल्ट में एक इम्पोर्टेंट एक्यूज बन चुका है या उसने उस कमीशन या ऑफेंस को करा। MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र, a person whose name is mentioned in FIR, अगर किसी भी पर्सन का नाम जो है वो FIR में मेंशन है तो एक्यूज जो है क्लेम कर सकता है प्रोटेक्शन 20 के तहत। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस कथिकालू का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो विटनेस है उसका ब्रॉड मीनिंग है। विटनेस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एविडेंस फर्निश करना। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब होता है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको पर्सनल नॉलेज है वो आप नहीं दे सकते हैं मैकेनिकल प्रोसेस के जरिए, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिंगर इम्प्रेशन या ब्लड सैंपल बिना आपके कंसेंट के। ये सब संभव नहीं है क्योंकि ये काम प्रोसिक्यूशन का है, वो उसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करे। जो एक्यूज है वो खुद अपने केस का हम कह सकते हैं विटनेस नहीं बन सकता है। नंदनी शक्तिपत वर्सेस PL दानी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्टिकल 20(3) का है कि विटनेस सेल्फ इंक्रिमिनेशन वाला, तो उसमें पब्लिक इंट्रोगेशन के स्टेज पे 20(3) का प्रोटेक्शन अवेलेबल है कि अगर कोई पुलिस इंट्रोगेशन कर रही तो वहाँ वो पुलिस उसको ये नहीं कह सकती कि तुम इस चीज़ के लिए खुद से गवाही दो, या ये काम प्रोसिक्यूशन का है कि वो उस चीज़ को रखे। एक्यूज अपनी गवाही खुद नहीं देता है। सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, इसमें ये कहा गया कि जो लाई डिटेक्टर टेस्ट है वो सिर्फ एक्यूज की कंसेंट से ही उसको माना जाएगा। अगर कंसेंट के बिना ऑब्टेन किया गया तो वो 20(3) का उल्लंघन है। फ्रांसिस कोली वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया में ये कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो राइट टू लाइफ इज नॉट लिमिटेड टू मेयर। इसका ये मतलब नहीं है कि जो राइट टू लाइफ है सिर्फ वो एनिमल की तरह एग्जिस्ट करने का, उसका मतलब और उससे ज़्यादा है। फिजिकल सर्वाइवल है, गुड लाइफ है, राइट टू लिबर्टी है, जो प्रॉपर डिग्निटी के साथ जीना है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। इंडियन होटल वर्सेस रेस्टोरेंट एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देयर कैन नॉट बी टोटल प्रोहिबिशन, हम पूरी तरीके से प्रोहिबिशन नहीं लगा सकते जो डांस बार महाराष्ट्र में हुआ। हालांकि हम कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। गवर्नमेंट कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन बना सकती है कि उसके लिए वो लाइसेंस लें तभी डांस बार करें, लेकिन हमको कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन हम नहीं लगा सकते। ये पूरी तरीके से डिसप्रोपोर्शनेट होगा, अनरीजनेबल होगा, या हम कह सकते हैं आर्बिट्रेरी किस तरीके से पेश होगा, क्योंकि ऑक्यूपेशन जो है वो फंडामेंटल अधिकार है। ट्रेड कॉमर्स करना फंडामेंटल अधिकार है। तो हम इस तरीके से किसी पे पूरी तरीके से उसको हम अनरीजनेबल तरीके से, आर्बिट्रेरी तरीके से, या स्टेट का जो एक अनैतिक रवैया है वो इस तरीके से नहीं कर सकता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब चलता हूँ कुछ और इम्पोर्टेंट केसेस की तरफ से जो आपको आर्टिकल 21 में मिलते हैं। जैसे AK गोपालन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, जिसमें पर्सनल लिबर्टी में ये बताया गया कि ये सिर्फ फिजिकल बॉडी तक ही नहीं सीमित है। इसको ये भी बताया गया था कि जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ, उसका ये मतलब नहीं कि वो सिर्फ ड्यू प्रोसेस का लॉ है।
जो ला स्टेट के द्वारा बनाया गया है उसमें कुछ एलिमेंट नेचुरल जस्टिस का मिसिंग है, या वो पूरी तरीके से रीजनेबल नहीं है, उसमें डिग्निफाइड नहीं है, वो पूरी तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा, वो आर्बिट्रेरीनेस तरीके से उसमें जस्टिस का एक एलिमेंट है जो मिसिंग है, या प्रॉपर या रीजनेबल नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट एक गोपालन के जो प्रिंसिपल है, या पूरी तरीके से हम कह सकते हैं प्रोसीजर जो इस्टेब्लिश है उस तरीके से वो बिहेव नहीं कर रहा है, या उस तरीके से उसके प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जा रहा है, या उसमें हम जो कह सकते हैं एक डिग्निटी है, एक प्रॉपर जस्टिस है, नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। और जो हमारी लिबर्टी है, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी है, लाइफ है, वो एक तरीके से उस चीज़ को समर्थन नहीं कर रहा थे, वो आर्बिट्रेरीनेस तरीके से कर रहा है, उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे मेनका गांधी का केस आया, या AK गोपालन के बाद और भी केस आए, तो उनमें क्या है, उनमें रीजनेबलनेस दिखा, एक रीजनेबिलिटी दिखी, जस्ट दिखे, प्रॉपर दिखे, उनमें एक जो नेचुरल कास है उसको सपोर्ट करते हुए दिखे, वो आर्बिट्रेरी तरीके से नहीं पेश आए, या स्टेट जो आर्बिट्रेरी तरीके से पेश आता है या विमिकल अप्रोच अपनाता है उससे वो अलग थे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जो पर्सनल लिबर्टी है, आर्टिकल 21 में उसका वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड बताया गया, वाइडेस्ट डायमेंशन बताया गया कि इसमें अधिकतर प्रकार की वैरायटी ऑफ राइट कवर है, और जो प्रोसीजर है वो पूरी तरीके से जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, और उसमें जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का एक प्रिंसिपल है कि जो जज हो वो पूरी तरीके से बायस ना हो, उसमें रीजनेबलनेस होनी चाहिए, और वो जो है नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल को पालन करे, उसकी जो फिलॉसफी है उस आधार पे चले, जज है जो वो बायस ना हो, उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट ना हो। तो मेनका गांधी के केस में कहा गया कि एक डिग्निफाइड ला होना चाहिए, एक रीजनेबल ला होना चाहिए। जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये कहा गया कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो एक प्रकार से फंडामेंटल राइट है, ये जो आर्टिकल 21 है उसको प्रोटेक्ट करती है, और ये MP शर्मा के केस को इसमें ओवर रूल कर दिया गया, और खड़क सिंह के केस को कुछ एक्सटेंट तक प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट नहीं माना था, हालांकि जो अब राइट टू प्राइवेसी है वो फंडामेंटल राइट के तहत है। जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में आधार को भी कॉन्स्टिट्यूशन माना गया, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करते हुए और जो अदर प्रोविजन थे उनको स्टक डाउन कर दिया गया। जोसेफ साइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में एडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशन माना गया, सेक्शन 457 में इसको स्टक डाउन कर दिया गया और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया, और ये कहा गया कि जो वुमेन की डिग्निटी है उसका ये वायलेशन करता है आर्टिकल 21 का, जो उसके राइट टू लाइफ लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई ला। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा कि जो वाइफ है वो किसी की मास्टर नहीं हो सकती है, वाइफ वो है वो हस्बैंड उसका मास्टर नहीं हो सकता, दे आर फ्री देयर सेक्सुअल चॉइसेस। इसमें कई सारी चीज़ें कोर्ट ने इंटरप्रेट करी, तो जब मैं कभी इसका डिटेल वर्जन पढ़ाऊंगा तो मैं वहाँ पे डील करूँगा यहाँ, क्योंकि अभी बहुत सारा अपने पास केस ला है, तो मैं आप लोगों को यहाँ सिर्फ जिस्ट दे रहा हूँ, तो जिस्ट को समझिए और आगे बढ़ते जाइए। जोसेफ साइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में एडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया। नवतोष सिंह जोहर वर्सेज यूनियन ऑफ के केस में जो होमोसेक्सुअल एक्ट है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया। सुप्रीम ने 370 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए ये बताया कि होमोसेक्सुअल एक्ट जो कंसेंटिंग एडल्ट के द्वारा किए जा रहे हो पूरी तरीके से क्रिमिनलाइज हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। और पीपल वर्सेज यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में अगर मिनिमम वेजेस आप नहीं दे रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसको वायलेशन मारती है आर्टिकल 21 के तहत, जहाँ आप लाइफ का उसका उल्लंघन कर रहे हैं, लिबर्टी आज़ादी का वायलेशन कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। उल्गा टेलिस वर्सेज बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का केस है जिसमें लाइफ टू लाइवलीहुड को सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ के अंदर रखा है। चमेली
सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी में राइट टू जो शेल्टर है कि हर आदमी को रहने का, शेल्टर, शरण लेने का अधिकार, वो फंडामेंटल राइट के तहत आर्टिकल 21 का एक इम्पॉर्टेंट अंग है। सुचेता श्रीवास्तव वर्सेज चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में जो हमारी रिप्रोडक्टिव चॉइसेज है, जहाँ जो मेल से फीमेल है वो रिप्रोडक्टिव चॉइस बना सकता है, अब बच्चे प्रोड्यूस कर सकता है, नहीं प्रोड्यूस कर सकता है, वो आर्टिकल 21 में उसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सेदारी है और वो राइट टू लाइफ और लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है। परमानंद कटारा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में कि हमारे पास राइट टू हेल्थ का अधिकार है, सारे डॉक्टर चाहे प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट ऑब्लाइज हैं कि वो मेडिकल असिस्टेंट दें अगर कोई इंजरी इमीडिएटली हुई है, और अगर कोई लीगल फॉर्मेलिटी है तो उसको बिना पूछे हुए, बिना अगर इमीडिएटली उसको ऑपरेशन करना है या कोई सीरियस उनको मदद करनी है, एड देना है, मेडिकली असिस्टेंस करना है, तो उसमें राइट टू हेल्थ के तहत हम कह सकते हैं कि वो ऑब्लाइज है डॉक्टर। तो ये परमानंद कटारा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया। रामलीला मैदान वर्सेज होम सेक्रेटरी यूनियन ऑफ इंडिया में ये कहा गया कि जो राइट टू स्लीप है वो प्रॉपर फंडामेंटल राइट है और ये एक प्रकार से बायोलॉजिकल नीड है, और इसलिए ये जो हमारी लाइफ का एक बेसिक नेसेसिटी है, ज़रूरत है, इसलिए इसको हम फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21 का इम्पोर्टेंट अंग मानते हैं। जॉली जॉर्ज वर्गीज वर्सेज स्टेट बैंक ऑफ कोचीन, इसमें अरेस्ट ऑफ जजमेंट जो डेटर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अरेस्ट और डिटेंशन जो है हानेस जजमेंट डेटर का अगर वो बिल्कुल तरीके से फेलर करता है, अपने सफिशिएंट मीन्स को नहीं वो करता है, तो वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। नीरजा चौधरी वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी के केस में बॉन्डेड लेबर के ऊपर है कि जो बॉन्डेड लेबर वो पूरी तरीके से आइडेंटिफाई किया जाए चाहिए, रिहेबिलिटेशन किया चाहिए, उनको प्रॉपर जस्टिस मिलना चाहिए। बॉन्डेड लेबर एक प्रकार से बॉन्डेज है, समाज के लिए एक ये इविल्स है, इसको हटाना चाहिए, इनको रिहेबिलिटेट करना चाहिए, एजुकेशन देना चाहिए और एक बेहतर सिटीजन बनाना चाहिए। और भी जो सर्विसेज हैं या और भी जो इम्पोर्टेंट रिहेबिलिटेशन प्रोसेस हैं वो इसके लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहें। ज्ञान कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें ये कहा गया कि जो राइट टू डाई है वो राइट टू डाई नहीं है। राइट टू लाइफ का मतलब ये नहीं है कि आप राइट टू लाइफ मिला है तो आप सीधा राइट टू डाई उसको मान लें, वो नहीं इंक्लूड करता है, क्योंकि ये स्टेट का अपना कोई भी राइट जो इंडिविजुअल है वो बिना स्टेट के परमिशन के उसको राइट टू डाई का अधिकार नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। इसमें राइट टू डाई की बात कही गई थी कि राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो अब कुछ और इम्पोर्टेंट जो केस हैं उनकी तरफ चलते हैं। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में ये कहा गया था कि जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है जेंडर का वो पूरी तरीके से पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है कि आप सेल्फ डिटर्मिनेशन अपने जेंडर का कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, वो जेंडर का एक एसेंशियल पार्ट है। आर्टिकल 21 में कहा गया। बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में चाइल्ड राइट की बात की गई, चाहे वो सेक्सुअल, फिजिकल और इमोशनल एब्यूज जो चाइल्ड फेस करता है या सर्कस में जो डिटेन किया गया था वो आर्टिकल 21 का वाइलेशन क्रिएट करता है। बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। एमएच हॉस्कॉट वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है कि राइट टू फ्री लीगल एड जो है वो एक प्रकार से राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है। हुस्नैरा खातून वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार का केस राइट टू स्पीडी ट्रायल की बात करता है कि जल्दी जल्दी से ट्रायल कराया जाए, जो एक इम्पॉर्टेंट अंग है फंडामेंटल राइट का, जो इम्प्लिसिटी आर्टिकल 21 में दिया गया है। निर्मल सिंह खालून वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का जो केस है वो पूरी तरीके से फेयर इन्वेस्टिगेशन की बात करता है कि एक फेयर ट्रायल हो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, प्रॉपर इंक्वायरी हो, उस चीज़ को जो चार्जशीट हो प्रॉपर तरीके से एविडेंस का कलेक्शन हो और बिना कोई दबाव के या विटनेस को कंपल करके या कन्फेस करके सारी चीज़ें ना की जाए। फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, प्रॉपर जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ है उसका ध्यान रखा जाए। सुनील बात्रा वर्सेज दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में जो अंडर ट्रायल है उनको कन्विक्ट के साथ ना रखा जाए, नहीं तो वो जेल अफेंड में जो
जेल को जो अफेंडर है वो आर्टिकल 21 का कहीं ना कहीं उस प्रकार से कन्विक्ट अफेंसर परेशानी का कारण बन जाएंगे, और जो अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं उनको कन्विक्ट के साथ ना रखा जाए, क्योंकि वो अभी अंडर ट्रायल है, अभी उनका ट्रायल शुरू नहीं हुआ अभी तो कैसे हम उन चीज़ को उनको एक साथ रखने, वरना वो भी सीरियस क्राइम क्रिमिनल बन जाएंगे। प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस है, जिसमें राइट अगेन हैंड कैपिंग की जो हथकड़ी लगा दी जाती है वो पूरी तरीके से प्राइमा फेसी इनह्यूमन है, आर्बिट्रेरी है, अनरीजनेबल तरीके है, और उसमें पूरी तरीके से अनकाइंड का यूज तभी किया जाए जब ये क्लियर दिखे कि अब जो अपराधी है वो भाग जाएगा, वो ये डेंजर है स्केप होने का। तब अगर वो छोटा मोटा अपराधी है तो उसको हैंड कैपिंग नहीं लगाना चाहिए, ऐसा प्रेम शंकर से दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के केस में कहा गया। किशोर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इसमें किशोर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में ये कहा गया कि आप थर्ड डिग्री मेथड का यूज नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि थर्ड डिग्री मेथड जो है पुलिस का वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, वो इनह्यूमन है और डिग्रेड करता है ह्यूमन लाइफ को, डिग्निटी को उसके हनक पहुंचाता है। ये एक आर्बिट्रेरी एक्शन है स्टेट के द्वारा, पुलिस एजेंसी इन्फोर्समेंट के द्वारा। मुरली एस देवड़ा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जो बैन है स्मोकिंग का पब्लिक प्लेस में बैन कर दिया गया, और एक प्रॉपर आर्डर बैनिंग इशू पब्लिक स्पेस के रिलेटेड डाल दिए गए कि जो कि एडवर्स इम्पैक्ट डालता है नॉन स्मोकर पे। तो मुरली एस देवड़ा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में यही कहा गया। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब चलते हैं अटॉर्नी जनरल वर्सेस लक्ष्मा देवी के केस में। इसमें ये कहा गया कि जो पब्लिक हैंगिंग है वो एक प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन करती है, क्योंकि कोई भी इंसान अपने हाथ में कानून को नहीं ले सकता है। पब्लिक हैंगिंग का मतलब जहाँ लोग मिलकर किसी को लटका दे रहे हैं या मार दे रहे हैं, तो ये एक प्रकार से मॉब लिंचिंग की तरह है, जहाँ पे मॉब किसी को लिंच कर देती है, पीट देती है। तो ये सारी चीज़ें इनह्यूमन है, नैतिक है, इमोरल है, जो हमारा जस्टिस है उसका एक प्रकार से उल्लंघन कर रही हैं। तो ये आर्टिकल 21 में जो राइट और लाइफ है उसका पूरी तरीके से वायलेट कर रही हैं। दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये है कि अगर आप किसी को हैंग कर दे रहे हैं, रस्सी के जरिए रोक कर दे रहे हैं, तो वो डज नॉट वायलेट आर्टिकल 21। तो यह आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं है। टीवी वथेसीवरम वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में ये है कि अगर किसी आदमी को डेथ सेंटेंस हो गई है, उसमें आप डिले कर रहे हैं एग्जीक्यूशन में, तो ये पूरी तरीके से आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। नीलावती बहेरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा के केस में अगर कोई आपको टार्चर दे रहा है, कस्टोडी में टार्चर कर रहा है, परेशान कर रहा है, थर्ड डिग्री का उपयोग यूज कर रहा है, तो आपके जो फैमिली है उसको कंपनसेशन दिया जाए। अगर पुलिस कस्टडी में आपकी बीटिंग करते हो, मारते वक्त आपको अधमरा कर दिया गया है या आपके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया गया है। तो DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो अरेस्ट और डिटेंशन के केस में जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करे, एक प्रॉपर जो बैच नंबर है वो लगाएं, कैश मेमो तैयार करें, प्रॉपर तरीके से जो जनरल डायरी एंट्री है उसको बनाए, PCR कंट्रोल रूम तैयार करें और मेडिकल एग्जामिनेशन एक्यूज का करें। ये सारे हैं, उनको बेल के बारे में बताएं, उनको जो अपराध करा है उसके बारे में बताएं कि किस ग्राउंड पे अरेस्ट करा गया है। कुछ इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में गाइडलाइंस हैं अरेस्ट से रिलेटेड कि जब इन्वेस्टिगेशन के समय अरेस्ट किया जाता है पर्सन। रूदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में कंपनसेशन आर्टिकल 21 के वायलेशन करार दिया, क्योंकि इसमें कोर्ट ने जो है वो पावर दिया कि आप कंपनसेशन अवार्ड करिए अप्रोप्रिएट केसेस में जहां उसके आर्टिकल 21 का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि इसमें मेडिकल के ग्राउंड पे जो एग्जीक्यूटिव है उसने या हमारा स्टेट है उसने जानबूझकर जो हमारा एक्यूज है उसको उसकी जो सज़ा पूरी होने के बाद ही मेडिकल ग्राउंड पे जेल पे रखा, तो इसमें उसको काफ़ी कंपनसेशन मिला और स्टेट को कंपनसेशन देना पड़ा और इसमें इस केस में जो एक्यूज है उसके राइट्स के बारे में उजागर किया, उसको बताया कि
इस प्रकार के जो एक स्टेट के द्वारा आर्बिट्रेरी तरीके से किए जाते हैं, एक्यूज को टॉर्चर किया जाता है मेडिकल ग्राउंड पे वो वायलेशन है आर्टिकल 21 का। विशाखापट्टनम स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में प्रिवेंट सेक्सुअल हैरेसमेंट को प्रिवेंट करने के लिए कमेटी बनाई गई, एक प्रॉपर कंजक्टिव इन्वायरमेंट बनाया गया, साथ ही साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड एक सेल बनाई गई जिसमें हैरेसमेंट से रिलेटेड वुमेन के वर्क प्लेस में उसके लिए प्रॉपर डिस्प्ले बोर्ड तैयार किया गया, उसके ऑफेंस के बारे में कमेटी का गठन किया गया और भी जो गाइडलाइंस बनाई गई ताकि जो हम सेक्सुअल हैरेसमेंट एम्प्लॉय के द्वारा एम्प्लॉयर के द्वारा किया जाता है, किसी भी सेक्सुअल एडवांसेसमेंट या शोइंग एनी पोर्नोग्राफी या कोई सेक्सुअली रिमार्क कलर, तो उसके लिए ये प्रिवेंशन करता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब रूरल लिटिगेशन इंटाइटलमेंट केस वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में क्लीन इन्वायरमेंट की बात की गई कि जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ साफ सुथरा इन्वायरमेंट होना चाहिए, कोई धूल धक्कड़ या कोई पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि राइट टू लाइफ एक वो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत, तो क्लीन इन्वायरमेंट उसका पार्ट है आर्टिकल 21 का। तो आप ऐसी जगह रहे जहाँ स्लम ना हो, प्रॉपर एक कंडक्टिव स्टेबल इन्वायरमेंट हो, रहने के लिए प्रॉपर शुद्ध हवा हो, किसी प्रकार का पॉल्यूशन ना हो, तो ये रूरल लिटिगेशन इंटाइटलमेंट केस वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में कही गई। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, जिसमें श्री राम फूड फर्टिलाइजर केस के भी नाम से जाना जाता है, इसमें 3 केस हैं, इंडिया काउंसिल ऑफ इन्वायरमेंट लीगल एक्शन, यूनियन ऑफ इंडिया, वेलोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें आर्टिकल 21 को ये सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन दिए कि आप इन्वायरमेंट को क्लीन रखें, पॉल्यूशन को कंट्रोल रखें। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि राइट टू एजुकेशन ऑल लेवल में एक प्रकार से फंडामेंटल राइट है और ये पूरी तरीके से आर्टिकल 21 का एक इम्पॉर्टेंट अंग है। यूनिक कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 21 से फ्लो होता है, और फ्री एजुकेशन जो है चिल्ड्रेन को अब 14 साल की एज तक स्टेट प्रोवाइड करे। इसके बाद स्टेट का ऑब्लिगेशन है कि वो एजुकेशन प्रोवाइड करे, लेकिन इकोनॉमिक कैपेसिटी और अब स्टेट का कितना डेवलपमेंट है उस आधार पे डिपेंड करेगा। स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस श्याम सुंदर के केस में ये कहा गया कि जो राइट टू एजुकेशन है वो पूरी तरीके से क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए और बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, चाहे वो इकोनॉमिक, सोशल या कल्चरल बैकग्राउंड के। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। AK राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के कुछ गाइडलाइंस आई जहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन को अरेस्ट करने से पहले क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी। तो जब डिटेंशन होगा तो फैमिली मेम्बर को डिटेंशन के बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा, जहाँ से डिटेंशन को डिटेन किया जाएगा उसको एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज पे ही हैबिचुअली डिटेन करा जाएगा या रखा जाएगा। डिटेंशन जो होगा उसके लिए प्रॉपर बुक या मटेरियल में उसको रिकॉर्ड करा जाएगा, साथ ही साथ उसके फैमिली मेम्बर को विजिट करने दिया जाएगा, उसके लिए फूड की व्यवस्था की जाएगी। केस सेपरेट फ्रॉम वाज कन्विक्टेड, और उसको उससे सेपरेट रखा जाएगा जो कन्विक्टेड है ऑलरेडी, जिनका ट्रायल में कन्विक्शन फेस हो चुका है या उनको सजा वो भुगत रहे हैं, क्योंकि अभी वो सस्पेंशन में, अभी वो अरेस्ट नहीं किया गया है प्रॉपर। ट्रीटमेंट उनका पुनिटिव कैरेक्टर शुड नॉट बी मेटेड आउट टू देम, तो उसको अभी कोई पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा या कोई ट्रीटमेंट पुनिटिव कैरेक्टर का नहीं होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। मजदूर किसान शक्ति संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इसमें ये कहा गया था कि अगर कॉन्फ्लिक्ट 2 राइट का इंडिविजुअल में आर्टिकल 21 के तहत, तो हम लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट का ध्यान में रखेंगे कि अगर इंडिविजुअल इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट है तो पब्लिक इंटरेस्ट इज मोर द इम्पोर्टेंट है इंडिविजुअल इंटरेस्ट। जैसे हमारे जेजे तो कहते हैं कि जनरल विल के लिए एक्चुअल विल को सरेंडर करना पड़ता है। मजदूर किसान शक्ति संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको आधार केस के नाम से जाना जाता है। इसमें जो प्राइवेसी है वो इंश्योर करता है कि ह्यूमन राइट जो है वो अपना लाइफ और डिग्निटी तरीके से जी सके और उसको पूरी तरीके से
कुछ चीज़ें हैं जहाँ प्राइवेसी ज़रूरी है। प्राइवेसी एक इनहेरेंट पार्ट है राइट टू लाइफ का, जहाँ पे एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन प्राइवेसी की ज़रूरत है, जो हमको आर्टिकल 21 प्रोटेक्ट करता है। प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है, जो हमको इस चीज़ के लिए पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, जो एक प्रकार का प्राइवेसी नेचुरल राइट है जो इंडिविजुअल को इनहेरिट में मिला है। दे आर इनएलिजिबल, दे आर बोथ निगेटिव एंड पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। जहाँ पे स्टेट हमको कोई एक्ट करने के लिए ए लाइफ या पर्सनल लिबर्टी सिटीजन को मना करता है, सेम ही पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है जहाँ हमको ऑब्लिगेशन है स्टेट की वो हमारे सारे स्टेट नेसेसरी नेचर ले और हमको प्रोटेक्ट करे प्राइवेसी इंडिविजुअल की। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा कि जो गुड और जस्ट सोशल ऑर्डर है वो हमको एक प्रकार से रिस्पेक्ट मिले, डिग्निटी मिले और जिससे हमारा डेवलपमेंट हो सके। तो ये केएस गुप्ता स्वामी, इसको आधार केस के नाम से भी जाना जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। फ्रैंक एंटोनी पब्लिक स्कूल एम्प्लॉय एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो स्पेशल राइट है माइनॉरिटी के वो दिए जाएंगे सेंस ऑफ सिक्योरिटी की तरह, और जहाँ पे आपको एक फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा कि माइनॉरिटी को भी सिक्योरिटी है, उनके भी राइट को प्रोटेक्ट किया गया है ताकि उनके कल्चर एजुकेशन राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके और माइनॉरिटी को भी बढ़ावा मिल सके, उनको भी सोशली एम्पावर किया जा सके, या बैकवर्ड जो है उनको भी एक समाज का जो एक बैलेंस या हम कह सकते हैं जनरल लैडर है वहाँ तक पहुँचाया जा सके, जो डिसबैलेंस या डिस्पैरिटी है उसको प्रॉपर किया जा सके। फ्रैंक एंटोनी पब्लिक स्कूल एम्प्लॉय वर्सेस एसोसिएशन ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया में ये कहा गया कि एक प्रकार की रेगुलेटरी मेजर हैं जिनका मेन मकसद है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को इम्पेयर करना, एजुकेशन को परमिसिबल कराना और जो मैनेजमेंट राइट है उनको बिना नलीफाई करके आगे बढ़ना। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। टीएमए पाई फाउंडेशन और से स्टेट ऑफ केरला का 2002 का केस है जिसमें गाइडलाइंस आई कि जो स्टेट है वो एक यूनिट है जो लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी के बेसिस पे उसको डिटरमाइन किया जाए। इंस्टीट्यूशन जो है जिसको स्टेट से एड मिल रहा है वो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। अगर अनएडेड एजुकेशन है जो सिर्फ रेगुलेट कर रहा है तो गवर्नमेंट जो है वो मिनिमम कंडीशन एलिजिबिलिटी और टीचर और प्रिंसिपल के ऊपर रेगुलेट कर सकती है। चौथा ये है कि जो कंडीशन है रिकॉग्निशन या एफिलिएशन की वो बोर्ड और यूनिवर्सिटी उस पर कंप्लाई करे, उसको माने। जो एडेड इंस्टीट्यूशन है उसमें रीजनेबल नंबर ऑफ नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के भी बच्चे एडमिट किए जाएंगे। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो हैं उनके खुद के प्रिंसिपल होंगे, उनका खुद का मेथड ऑफ एडमिशन का होगा और जो प्रोसीजर होगा वो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात करता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो फंडामेंटल राइट है गारंटर है वो प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट को, अगर उसको हम रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे राइट को इन्फ्रिज कर रहा है या हमको एप्लीकेशन जो इंटरटेनमेंट कर रहा है उसको एक प्रकार से हम रिफ्यूज नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी रिफ्यूज टू इंटरटेन एप्लीकेशन सीकिंग द प्रोटेक्शन अगेन इन्फ्रिजमेंट ऑफ सच राइट। तो ये जो है वो हमको एक तरीके से फंडामेंटल राइट की गारंटी देता है, हमको प्रोटेक्ट करता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन रिमेडी के तहत या हमारा कोई भी राइट वायलेट हुआ तो उसके खिलाफ हमको फंडामेंटली हम उस वायलेशन के खिलाफ जा सकते हैं और हमको रिमेडी मिलेगी। तो ये रमेश थापर से स्टेट ऑफ मद्रास के केस में कहा गया। प्रेमचंद गर्ग वर्सेस एक्साइज कमिश्नर AIR 1963 का केस है जिसमें फंडामेंटल राइट अगर आपका वायलेट हो तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। डेमोक्रेटिक सेटअप को मेंटेन करने के लिए जहाँ पे जो कोर्ट का एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो उस चीज़ को ध्यान में रखे और आपके फंडामेंटल राइट को जीनियसली और विजिलेंटली प्रोटेक्ट करे, जिससे जो आपका स्टेट के खिलाफ आर्बिट्रीनेस स्टेट ना शो कर पाए और आप अपनी लाइफ को फुल एक्सटेंट तक जी पाए। दरियावर से स्टेट ऑफ यूपी के केस में ये कहा गया कि जो मैटर हियर्ड किया गया अगर वो हाई कोर्ट के द्वारा
डिसाइड हो चुका है 226 में। तो आर्टिकल 32 उसको बार करता है प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा के तहत। रूपा शो खुर्रा से शो खुर्रा के केस में ये कहा गया कि अगर ग्रास और मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होता है ये तो हम उस चीज़ को करेक्ट करने के लिए क्यूरेटिव पिटीशन दे सकते हैं और सेकेंड रिव्यू लगा सकते हैं, सीख कर सकते हैं, जिससे हमको फाइनल ऑर्डर मिल जाए। तो अगर ग्रास मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है तो हम उसके लिए जा सकते हैं और क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर सकते हैं। फर्टिलाइजर कारपोरेशन कामगार यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये कहा गया कि एप्रोप्रिएट केसेस में ये जरूरी कि हम अवेयरनेस लीगल राइट का और सोशल ऑब्लिगेशन का फैलाते रहें, जिससे जो प्रोसीडिंग है उसको इनिशिएट किया जा सके। अब चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट केसेस की तरफ। ABSK संघ वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये कहा गया कि जो जस्टिस है वो एक क्लास एक्शन है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो रिप्रेजेंटेटिव प्रोसीडिंग है कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्प्रूडेंस की। वो सबका प्रतिनिधित्व कर सकती है कि अगर कोई आदमी सूट नहीं दायर कर रहा तो उसके अगर कोई वायलेशन हुआ या समाज के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है तो वो पब्लिक का इंटरेस्ट है, लोकहित में वो याचिका दायर कर सकता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। SP गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एनी मेंबर ऑफ पब्लिक एंड सोशल ग्रुप एक्टिंग बोनाफाइड कुड इन्वोक द रिट जुडिक्शन। अगर कोई भी पब्लिक या सोशल ग्रुप बोनाफाइड तरीके से कोई भी एक्ट कर रहा है तो वो रिट जुडिक्शन को इन्वोक कर सकता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जुडिक्शन हो चाहे हाई कोर्ट का जुडिक्शन हो, और जो उसके लीगल राइट का वायलेशन हुआ है उसको वो सीख कर सकता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। स्टेट ऑफ उत्तरांचल वर्सेज बलवंत सिंह चौफल का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं कि एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए क्या मेंटेन कैसे उसको किया जाए, क्या क्या तरीके होने चाहिए। तो कोर्ट उन्हीं चीज़ों को जो जेन्युइन फाइड या बोनाफाइड PIL है उन्हीं को सपोर्ट करेगी और डिस्करेज कर देगी जो एक्स्ट्राजेनियस कंसिडरेशन है। कोर्ट शुड प्राइमा फेसी वेरीफाई द क्रेडेंशियल। कोर्ट ये भी देखेगी पहली नज़र में कि जो क्रेडेंशियल है पिटिशनर के वो PIL इंटरटेन करने के लिए सही है, उसको वेरीफाई करेगी। कोर्ट ये भी देखेगी सेटिस्फाई करेगी कि जो कंटेंट है पिटीशन का PIL दाखिल करने के लिए वो करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। चौथा, कोर्ट शुड इंश्योर दैट PIL इन्वॉल्व ग्रेटर पब्लिक इंटरेस्ट की जो PIL होना चाहिए उसका ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक इम्पोर्टेंस होना चाहिए, तभी वो प्रायोरिटी देगी और पिटीशन को छोड़ के। कोर्ट ये भी देखेगी कि उसमें उसका जो इंटरटेन कर रहा है सूट या PIL डाल रहा है उसका कोई पर्सनल गेन या प्राइवेट मोटिव नहीं होना चाहिए। कोर्ट ये भी देखेगी कि कहीं कोई एक्सट्रानियस कंसिडरेशन या अल्टीरियर मोटिव के लिए तो ये नहीं किया जा रहा है या एग्जाम्पली कास्ट को इम्पोज किया जा रहा है या कोई अदर मेथड कर्व किया जा रहा है ताकि इस जैसे फ्राइवोलस पिटीशन को कर्व किया जा सके। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आएगा। L चंद्र कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जो जुडिक्शन है हाई कोर्ट का 226 में, सुप्रीम कोर्ट का 32 में, वो बेसिक स्ट्रक्चर को इनवाइलेबल करता है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी के कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस। रणधीर सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो इक्वल पे एंड इक्वल वर्क है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, वो फंडामेंटल राइट नहीं है। ये एक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल गोल है जो हम आर्टिकल 32 के तहत रीइंफोर्स कर सकते हैं। स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेज चमकरमकन द्वैत रंजन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में तो फंडामेंटल राइट प्रोवेल करेगा, क्योंकि ये जस्टिफिएबल इन नेचर है, जबकि DPSP नॉन जस्टिफिएबल इन नेचर। इसमें आप कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है, इसलिए फंडामेंटल राइट इज मोर इम्पोर्टेंट दैन DPSP। केरला एजुकेशन बिल में ये कहा गया कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो फंडामेंटल राइट को ओवरराइड नहीं कर सकता है, ये सिर्फ उसकी एम्बिट को डिटरमाइन कर सकता है और कहीं ना कहीं हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, दोनों आपसी सहमति या हारमनी के जरिए एक दूसरे का सपोर्ट करने के लिए बने कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप जो हमारा सोशल
जस्टिस है या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल गोल है या जो हमारा एक सोशल स्पिरिट है या कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट है उसको बना के रखे हुए हैं। एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, कंधा से कंधा मिलकर हारमोनी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक प्रिंसिपल दूसरे प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, उसका समर्थन कर रहा है। तो ये वह बताता है केशव नंदा भारती में स्टेट ऑफ केरला में ये कहा गया कि जो फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ राइट है उनका सेम गोल है कि समाज में सोशल चेंज लाना है, सोशल रिवोल्यूशन करना है और एक प्रॉपर जस्टिस डेवलप करना है, प्रॉपर सोशल बैलेंस बनाना है, सोशल स्पिरिट या कॉन्स्टिट्यूशनल या गुड गवर्नेंस को सपोर्ट करना है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब कुछ एग्जीक्यूटिव के इम्पोर्टेंट है इनके बारे में बात करता हूँ। UN राव वर्सेज इंदिरा गांधी के केस में ये कहा गया कि जो आर्टिकल 74 है वो मैंडेटरी है। प्रेसिडेंट जो है वो कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता बिना एड एंड एडवाइस के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। अगर डिजोल्यूशन लोकसभा की हो गई है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी जो ऑफिस है वो सीज हो चुकी है, होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो राम जवाया कपूर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो प्रेसिडेंट है वो फॉर्मल और कॉन्स्टिट्यूशन हेड है। जितने भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन है वो प्रेसिडेंट के नाम के तहत चलते हैं। प्रेसिडेंट का उनका रियल एग्जीक्यूटिव पावर होता है जहाँ पे सारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उस पर निहित होते हैं, वेस्टेड होते हैं। तो आशा करता हूँ कि जो प्रेसिडेंट होता है वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, जो पूरी तरीके से एग्जीक्यूटिव का हेड होता है, जो पूरे कार्यपालिका के जितने भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर है वो उसके एक्सरसाइज उसके डायरेक्शन पे काम करते हैं। हरगोविंद रघुकुल का केस जो सुप्रीम कोर्ट का है जिसमें जो गवर्नर की जो ऑफिस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसका एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है और ये जो ऑफिस है वो कोई कंट्रोल में नहीं होती है किसी सबऑर्डिनेट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के। राम जवाया कपूर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का केस है जिसमें ये कहा गया कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो एक प्रकार से रेसिड्यू है गवर्नमेंट फंक्शन का अलग से और ये पूरी तरीके से जुडिशियल फंक्शन के द्वारा टेकन अवे किया जा सकता है, लिया जा सकता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो कन्फाइंड नहीं करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ को जो ऑलरेडी इनेक्टेड हो चुके हैं। लेकिन ये एक प्रकार से गवर्नमेंट पॉलिसी को डिटरमाइन करने के लिए या एक बेहतर मेंटेनेंस करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर या फॉरेन पॉलिसी के लिए एक ज़रूरी चीज़ है। तो एग्जीक्यूटिव पावर का वहाँ हम यूज करते हैं। शमशेर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब के केस में ये कहा गया कि जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन जरूरी है। ये सिर्फ सेटिस्फैक्शन एड एंड एडवाइस काउंसिल के होना चाहिए, सिर्फ जो हमारा प्रेसिडेंट है उसका पर्सनल सेटिस्फैक्शन नहीं होना चाहिए। ये एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट के सहमति से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सेटिस्फैक्शन वहाँ पे जरूरी है। UN राव वर्सेज इंदिरा गांधी के केस में आर्टिकल 74 जो है वो मैंडेटरी किया गया और प्रेसिडेंट जो है वो अपना एग्जीक्यूटिव पावर बिना एड एंड एडवाइस के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नहीं कर सकता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें निकल के आई। SP आनंद HD देवी गौड़ा के केस में जो आर्टिकल 74 है वो मैंडेटरी और प्रेसिडेंट में इसमें ये कहा गया कि वो बिना एड एंड एडवाइस के इस चीज़ को नहीं कर सकता है। SP आनंद वर्सेज HD देवगौड़ा के केस में जो आर्टिकल 75 है वो परमिट करता है प्रेसिडेंट टू अपॉइंट ए पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जो परमिट करता है प्रेसिडेंट को कि वो जो मेंबर नहीं है किसी भी हाउस का वो प्राइम मिनिस्टर की जो पॉसिबिलिटी है वो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर को लोकसभा में कमांड करे, उसको सपोर्ट करे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। BP सिंघल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये कहा गया कि जो गवर्नर है वो उसको हम डिसमिस नहीं कर सकते आर्बिट्रेरी इस ग्राउंड पे कि वो कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट का खो चुका है या
उसकी जो अब पॉलिसी हैं या आइडियोलॉजी हैं उससे, और जो गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग हैं वो एग्री नहीं कर रहे हैं। रमेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये कहा गया कि जो 163 है वो सिग्निफाई करता है कि गवर्नर के पास ये पावर है कि वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज कर सकता है कभी जब ऐसे कंपेलिंग बाध्यकारी रीजन उसको करने पड़ रहे हैं या कोई ऐसे जरूरत है। गवर्नमेंट कुड नॉट एक्सरसाइज डिस्क्रिशन टू एनी विच वाज प्रोहिबिटेड टू द गवर्नर ऐसा कोई भी एक्ट अपनी डिस्क्रिशन से नहीं कर रहा है जो उसको प्रोहिबिट किया गया है कि वो ऐसा ना करे। पावर टू एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ एक्शन इज मालाफाइड, और जिसका एक्ट है या जो इसकी वैलिडिटी है उसका एक्ट मालाफाइड नहीं होना चाहिए। केयर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये कहा गया कि जो पार्डन है वो एक्ट ऑफ ग्रेस है, इसको हम मैटर ऑफ राइट की तरह डिमांड नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट ना ही इसके लिए कह सकता है ना ही कोई रीजन अलॉट कर सकता है। इस बेसिस पे अपने माइंड का नॉन अप्लीकेशन यूज नहीं कर सकता या मालाफाइड तरीके से या आर्बिट्रेरी तरीके से इस चीज़ को नहीं सपोर्ट कर सकता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और प्रेसिडेंट से ये नहीं पूछा जा सकता कि वो इसके लिए अपना ऑर्डर दे या रीजन दे। इपरू शंकर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस में ये कहा गया कि जो पार्डनिंग पावर है वो उसके लिए जुडिशियल रिव्यू का दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ है। वो एक लिमिटेड ग्राउंड, अगर कोई भी एक्ट मालाफाइड या नॉन अप्लीकेशन से या उसका इनरिलेवेंट कंसिडरेशन निकाला जाता है या आर्बिट्रेरीनेस तरीके के उसमें कुछ चीज़ें नज़र आती है तो उसका हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करते रहें अर्पित कुमार इलाहाबादिया को। तो फिर कुछ नए इम्पोर्टेंट केस ला के साथ मिलूँगा, तब तक के आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करते रहें मेरे चैनल लीगल फ्रेटर्निटी अर्पित कुमार इलाहाबादिया को। धन्यवाद दोस्तों।